जीतनराम मांझी की बहू के बिगड़े बोल, तेजस्वी यादव को बताया लबरी का लबरा भाई। बिहार के सियासत में नए नए शब्दों की एंट्री हो रही है। भाषण की मर्यादा टूट रही है। पहले लालू प्रसाद यादव के भगचुनाव वाले बयान ने तूल पकड़ा, फिर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी ने लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य को लबरी बता दिया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की गाली की गूंज हो रही थी, लेकिन दीपा मांझी ने एक बार फिर से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया है जिस पर सियासत गरमाई दिख रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव को लबरा कह दिया। आरोप लगाया जा रहा है कि उनके लोग राज्य में शराब बेचवा रहे हैं। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पूर्णिया के मखाने की धूम। कोसी सीमांचल के इस युवा उद्यमी ने लगाया एकमात्र स्टॉल। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पूर्णिया के मखाने की धूम है। कोसी सीमांचल से एकमात्र लघु उद्यमी मनीष कुमार का चयन अंतर्राष्ट्रीय मेले में स्टॉल लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया है। मेले में मखाना का यह एकमात्र स्टॉल लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। गुणवत्तापूर्ण और कम दरों के कारण दिल्ली में मनीष के मखाने की खूब मांग हो रही है। मनीष के स्टॉल पर रोजाना 3-4 दर्जन लोग मखाना के लिए पहुंच रहे हैं। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार ने बताया कि मनीष कुमार सफल लघु उद्यमी है। बिहार सरकार ने अनुकंपा बहाली पर किया बड़ा बदलाव। 30 साल पुराना नियम बदला। अनुकंपा के आधार पर होने वाली बहाली के मामले में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अगर पति पत्नी सरकारी सेवा में हो, उनके किसी एक का निधन होता है, तब भी उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में 5 अक्टूबर 1991 के अपने आदेश को संशोधित कर दिया। इस संशोधन के बारे में विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार के हवाले से गुरुवार को पटना नगर निगम के 4300 दैनिक कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय। हड़ताल की अवधि का नहीं कटेगा पैसा। शहर के चकाचक रखने वाले पटना नगर निगम के 4300 दैनिक मजदूरों के मानदेय में वृद्धि होगी तथा 7 दिनों तक चली हड़ताल अवधि के दौरान मनोदय की भी कटौती नहीं होगी। उसमें उपार्जित अवकाश भी शामिल किया जाएगा। यह फैसला गुरुवार को पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक की अध्यक्षता महापौर सीता साहू की। बैठक समाप्त होने के बाद यह जानकारी नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने दी। बिहार के मधुबनी में चैम्बर में घुसकर जज पर थानाध्यक्ष ने तानी पिस्तौल। अजीबोगरीबी फैसला दे चर्चा में थे एमडीए। झंझारपुर अनुमंडल कोर्ट परिसर में गुरुवार को अजीबोगरीब घटना घटी। घोघरडीहा थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने अपने सहयोगी पुलिस अधिकारी एसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा के साथ एजीडी प्रथम अविनाश कुमार के कार्यालय में घुसकर उन पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि इस दौरान थानाध्यक्ष ने एडीजे पर पिस्तौल तान दी और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए इनके साथ मारपीट की। कार्यालय में मारपीट की भनक लगते ही अनुमंडल कोर्ट के कर्मी व कई अधिवक्ता वहां जुट गए और बीच बचाव कर एडीजी को हमलावर पुलिस अधिकारियों के कब्जे से मुक्त कराया। इसके बाद आक्रोशित कर्मियों व अधिवक्ताओं ने दोनों पुलिस अधिकारियों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि एडीजी पिछले दिनों अपने अजीबोगरीब फैसले को लेकर अविनाश कुमार चर्चा में रहे थे। वायु प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर ही नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत अन्य राज्यों के शहरों का भी हाल बेहाल। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सरकार और नियामक संस्थाएं यहाँ वायु गुणवत्ता को बेहतर करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या केवल दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता की स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक? क्या देश के अन्य राज्यों के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक नियंत्रण में है? क्या अन्य शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है? कानपुर, आगरा, लखनऊ, मुरादाबाद, पटना, अमृतसर, धनबाद, भोपाल, लखनऊ और ग्वालियर जैसे शहरों की सूध नहीं ली जाती, जबकि इन शहरों में AQI की स्थिति बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। चीन ने भूटान सीमा में बसाए 4 गांव। सैटेलाइट तस्वीर के अध्ययन से हुआ खुलासा। चीन पूर्वी लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से सटे सीमावर्ती इलाकों में भी अतिक्रमण के जरिए सीमा विवाद को तूल देने का प्रयास कर रहा है, मगर भारतीय सैनिकों की बड़ी चौकसी से उनके मंसूबे फलीभूति नहीं हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इसलिए चीन अब भूटान के भूभाग में अतिक्रमण कर सीमा पर भारत के लिए चुनौती बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। डोकलाम के निकट भूटान के इलाके में चीन द्वारा 4 गांव बसाने की नवीनतम घटना बीजिंग की इस चाल का संकेत माना जा रहा है। देश के कोने कोने से जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवाएं। विमान यात्रा को महंगा होने से बचाने की चल रही कवायदात। सरकार देश के सभी कोने से हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रहा है ताकि अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को भी हवाई यात्री की सुविधा मिल सके। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के इच्छुक कंपनियों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से पूरी मदद दी जाएगी। कम और
कम लागत वाला मॉडल तैयार किया जाएगा। इस सेवा के लिए हेलीकॉप्टर कॉरिडोर भी तैयार किए जा रहे हैं। मंत्रालय अन्य देशों में कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा की सामान्य बहाली पर भी विचार कर रहा है। वही विमान यात्रा सेवा को महंगा होने से बचाने के लिए भी मंत्रालय की तरफ से कवायदात की जा रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जिताने इस बार प्लेइंग 11 के साथ उतर सकते हैं कप्तान रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की कप्तानी और राहुल द्रविड़ की देखरेख में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में परफेक्ट शुरुआत की थी। जयपुर मुकाबले को जीतने के बाद अब भारतीय टीम की नज़र रांची में सीरीज को सील करने पर लगी होगी। हालांकि रांची में टॉस एक बार बड़ा फैक्टर साबित होगा, क्योंकि वहां ओस गिरने और ऐसे में जो टीम टॉस जीतेगी वो बाद में बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। इस बात को रोहित शर्मा अच्छे तरीके से जानते होंगे। ऐसे में प्लेइंग 11 का चयन काफ़ी अहम होने वाला है। वैसे पिछले मैचों में कीवी टीम का प्रदर्शन खराब नहीं रहा और ये टीम पलटवार कर सकती है।